नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था शून्य कोटि अभिक्रिया को, और वहाँ हमने सीखा था कि कैसे उनके अवकलित और समाकलित समीकरण ज्ञात किए जाते हैं, और उसकी मदद से हम किसी अभिक्रिया की अर्धायु को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम यही पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम हमारा जो हेडिंग है वो लिख लेते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया का वेग रिएक्टेंट की सांद्रता की प्रथम घातांक के जब समानुपाती होता है तो इसे हम अभिक्रिया की प्रथम कोटि कहते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है जिसमें क्रियाकारक है A, जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। इस समीकरण में मान लीजिए जब ये अभिक्रिया प्रारंभ होने वाली होती है तो t बराबर 0 समय पर A की सांद्रता होती है, स्मॉल a, और उत्पाद की सांद्रता होती है 0। चूँकि कोई समय बीता नहीं है अभी, इसलिए सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कुछ समय बीत जाने के पश्चात, यानी कि t बराबर t समय बीत जाने पर A में से x सांद्रता घट जाती है और x सांद्रता उत्पाद की बन जाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण dx बटा dt बराबर होगा, समानुपाती होगा शेष बची सांद्रता A माइनस एक्स के, जिसमें हम आगे समानुपाती को हटा दें तो समीकरण हमारे पास आ जाएगा dx बटा dt बराबर k1 गुणा A माइनस एक्स। ये हमें समीकरण प्राप्त होगा। इसमें यदि हम dt को यहाँ और A माइनस एक्स को यहाँ ले जाते हैं तो हमें समीकरण मिल जाएगा A माइनस एक्स dx बटा A माइनस एक्स बराबर k1 dt। तो इस समीकरण में हमारे पास अवकलित मान आ जाता है। इस समीकरण से हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित मान आ जाता है। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं नाम। यहाँ पर जो k1 है, k1 प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक है। यहाँ जो हमारे पास A1 है, ये k1 क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। इस समीकरण को हम अभिक्रिया के अवकलित समीकरण के रूप में याद रखते हैं। यहाँ हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित समीकरण है। आगे इस समीकरण की मदद से हम प्रथम कोटि का अवकलित समीकरण ज्ञात करेंगे। देखिए, हमारे पास
प्रथम कोटि की समीकरण अवकलित समीकरण में dx बटा a माइनस एक्स बराबर होता है k1 dt के। इस समीकरण का हम यहाँ समाकलन करते हैं। समीकरण 1 का इंटीग्रेशन लेने पर हमें मिलेगा समाकलन dx बटा a माइनस एक्स बराबर k1 dt। चूँकि आप जानते हैं कि k1 यहाँ एक नियतांक है, इसलिए उसे हम समाकलन से बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा dx बटा a माइनस एक्स बराबर k1 समाकलन dt। जिसका समाकलन हम करेंगे तो dx बटा a माइनस एक्स का जो समाकलन हमें मिलेगा वो होगा माइनस लॉग e a माइनस एक्स बराबर k1 dt का समाकलन होगा t, और साथ में समाकलन नियतांक जो है c यहाँ पर आएगा। तो ये हमें मिली एक अवकलित समीकरण का समाकलन करने पर प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित समीकरण, ये जो समीकरण है। लेकिन अभी हमें इसमें c का मान रखना होगा, इसलिए इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। c यहाँ पर समाकलन नियतांक है। c यहाँ पर क्या है? समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आगे देखेंगे बच्चों कि ये जो हमारी समीकरण हमारे पास आई थी, माइनस लॉग ई बेस a माइनस एक्स बराबर k1 t प्लस सी। इसमें यदि हम t बराबर 0 और x बराबर 0 रखें तो जब t 0 होता है तो प्रारंभिक सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः उत्पाद की सांद्रता या सांद्रता में आया परिवर्तन x बराबर कितना होता है? 0। तो ये मान इस समीकरण में रखने से हमें मिलेगा माइनस लॉग ई a माइनस एक्स का मान 0 बराबर k1 t का मान 0 प्लस c। ऐसे करने से हमें मान प्राप्त होगा माइनस लॉग ई a बराबर c। ये जो मान हमें मिला, इस मान को यदि हम समीकरण नंबर 2 में रखें, ये जो मान हमें मिला c का मान, इस मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ऐसा करने पर c का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलता है माइनस लॉग ई a माइनस एक्स बराबर k1 t, और c की जगह हम लिखेंगे माइनस लॉग ई a। आगे हम इसको कुछ इस प्रकार हल करेंगे। यहाँ से हम लॉग a को उधर स्थानांतरित, इस ओर स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये माइनस लॉग जो है वो हो जाएगा प्लस का लॉग ई a माइनस, यहाँ से ये आ जाएगा ऐसा का ऐसा लॉग ई a माइनस एक्स बराबर k1 t। चूंकि आप जानते हैं कि लॉग के अंदर लॉग m माइनस लॉग n जो होता है उसका सूत्र होता है लॉग m अपॉन n। तो इसके अनुसार आपके पास जो लॉग ई a माइनस लॉग ई
a माइनस एक्स है वो हो जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये जो मान हमारे पास प्राप्त हुआ, ऐसा हम इस अवकलित समीकरण में समाकलित समीकरण में करेंगे। तो हमारे को ये समाकलित समीकरण कुछ इस प्रकार मिलेगी, log e a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1 t। यहाँ से हमारे पास t का मान आ जाएगा या k1 का मान आ जाएगा 1/t log e a माइनस a/a माइनस एक्स। यहाँ हमने केवल t को यहाँ से इधर स्थानांतरित किया है। आगे हम क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास log 10 बेस e बेस है, इसको हम log 10 बेस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसा करने पर log e बेस को log 10 बेस में बदलने पर हमें 2.303 से इसको गुणा करना पड़ता है। तो हमारे पास समीकरण हो जाएगा k1 बराबर 2.303 भाग t गुणा log 10 बेस a/a माइनस एक्स। तो ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ, इसे हम कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का, इसे हम कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। इस समीकरण की मदद से हम आगे अर्धायु ज्ञात करेंगे। हमारे पास जो अवकलित समीकरण आया, समाकलित समीकरण आया, इस समाकलित समीकरण से वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। हमारे पास समीकरण आया k1 बराबर 2.303 भाग t गुणा log 10 a/a माइनस एक्स। यहाँ पर जो t होता है वह समय होता है और a जो है वो सांद्रता है और a माइनस एक्स भी शेष बची सांद्रता है, इसलिए इसे भी हम लिखेंगे सांद्रता। तो ऐसा करने से आप पाएंगे कि यहाँ सांद्रता से सांद्रता के मात्रक कट जाएंगे और आपके पास केवल समय का मात्रक रह जाएगा। तो k1 बराबर हो जाएगा आपका 1/ समय। k1 बराबर हो जाएगा आपका 1/ समय, जिसे हम 1/ सेकंड या सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमें मालूम पड़ा कि k1 का जो मान है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि k1 के मान में कहीं भी सांद्रता का कोई मात्रक नहीं है। आगे हम इसकी ज्ञात करेंगे अर्ध आयु। अर्धायु हम जानते हैं जब प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है तो उस समय को अर्धायु कहा जाता है। जैसे क्रियाकारक A जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता A और इसकी 0 है, तो वह समय जिसके बाद इसकी आधी सांद्रता समाप्त हो जाएगी और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी, यह समय क्या कहलाएगा? अर्ध आयु। अर्थात x बराबर आपका a/2 हो जाएगा।
उस समय को अर्धायु कहा जाता है। तो यहाँ हमने लिखा कि t बराबर t½ जब होता है तो x बराबर a/2 हो जाता है। ये मान हम समीकरण में लिखते हैं। प्रथम कोटि की अवकलित समीकरण में लिखेंगे तो t की जगह हम लिखेंगे t½ बराबर 2.303 भाग k1 log 10 a/a माइनस x, चूँकि x जो है वो बराबर है किसके, a/2 के, तो x की जगह हम लिखेंगे a/2। यहाँ आप देखेंगे कि a में से a/2 घटने पर a/2 शेष रह जाएगा। तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाएगी, t½ बराबर 2.303 भाग k1 log 10 a/a/2, जहाँ a से a कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा t½ बराबर 2.303 भाग k1 log 2। log 2 जो है उसका मान होता है log 2 का मान होता है 0.3010। ये मान हम समीकरण में लिखेंगे तो हमारे पास समीकरण आएगा t½ बराबर 2.303 गुणा 0.3010 भाग k1, और इनके गुणा होने पर हम देखेंगे कि 2.303 गुणा 0.3010 होने पर हमें मिलेगा 0.693। तो इस समीकरण का जो हल है वो हमें मिलेगा t½ बराबर 0.693 भाग k1। ये कहलाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अर्धायु है। यहाँ हमने देखा कि जो t½ का जो सूत्र है वो 0.693 भाग k1 है। इसमें कहीं पर भी सांद्रता का कोई मान नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि अर्धायु का अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये सूत्र हमें याद रखना है, t½ बराबर 0.693 भाग k1। आगे बच्चों हम देखेंगे ग्राफ। जब हम log a-x और t के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन मान ऋणात्मक होने की वजह से हमारे पास ग्राफ आता है कुछ इस प्रकार, सीधी रेखा। इस स्थिति में जो इसका ढाल है वो बराबर होता है -k/2.303 के। ये मान हमने tan थीटा की मदद से ज्ञात किया है। इसी प्रकार यदि हम ग्राफ बनाएं log a-x और t के मध्य, तो ये दोनों
समानुपाती होते हैं और इनके मध्य जो ग्राफ है वह आता है एक सीधी रेखा के रूप में। ये ग्राफ हमें एक सीधी रेखा के रूप में इस प्रकार मिलता है। यहाँ पर जो ढाल है वो होता है k बटा 2.303 के बराबर। तो ये इस प्रकार हमने देखे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ कैसे निरूपित किए जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। जो रेडियो एक्टिव विघटन है वो एक प्रकार के प्रथम कोटि अभिक्रिया ही होती है। मान लीजिए कि हमारे पास A एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो उत्पाद में बदल रहा है। T बराबर 0 समय पर A के परमाणुओं की संख्या जो है वह मान लीजिए है N0 और T बराबर T समय पर A के परमाणुओं की जो शेष बची संख्या है वो मान लीजिए है NT। तो हमारे पास A बराबर हो गया N0 जो कि प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स शेष बची सांद्रता हो गई NT। तथा इसी प्रकार हमारे पास जो लैम्ब्डा है वो हो जाएगा K के बराबर, या हम कह सकते हैं कि जो K है वेग स्थिरांक वो बराबर हो जाएगा लैम्ब्डा के, जिसे हम कहेंगे विघटन स्थिरांक। विघटन स्थिरांक। ये मान हम प्रथम कोटि, ये जो तीनों मान है A बराबर N0, A माइनस एक्स बराबर NT और K बराबर लैम्ब्डा, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के समीकरण में हम रखते हैं। तो हमें समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। लैम्ब्डा बराबर 2.303 भाग T log N0 बटा NT। इसकी मदद से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो कि रेडियो एक्टिव है शेष बची सांद्रता और उसकी अर्धायु को ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि हम जानते हैं कि अर्धायु क्या होती है, T हाफ समय में सांद्रता का प्रारंभिक सांद्रता से आधी शेष रहना, अर्थात T बराबर आपका हो जाएगा T हाफ उस समय NT जो है शेष बची सांद्रता वो हो जाएगी प्रारंभिक सांद्रता की आधी। ये मान हम रखते हैं इस समीकरण में। तो लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा आपके पास 2.303 भाग T हाफ log 10 N0 भाग N0 बटा 2। यहाँ N0 से N0 कैंसिल हो जाएगा और जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। तो हमें मिलेगा लैम्ब्डा बराबर 2.303 भाग T हाफ गुणा log 2। आप जानते हैं कि log 2 का जो मान है वो होता है 0.3010। ये मान यहाँ पर रखने पर लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा 2.303 गुणा 0.3010 भाग T हाफ। तो हमें मिलेगा
सूत्र लैम्डा बराबर 0.693 भाग टी हाफ, या हमें मिलेगा सूत्र टी हाफ बराबर 0.693 भाग लैम्डा। आगे हम देखते हैं एक अन्य उदाहरण प्रथम कोटि का, जिसे हम कहते हैं एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जो जल अपघटन है वह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, लेकिन जब इस अभिक्रिया को हम सामान्यतः देखते हैं तो हमें ये एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया जैसी प्रतीत होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम शदम प्रथम कोटि अभिक्रिया भी, शदम प्रथम कोटि अभिक्रिया भी कहते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एस्टर के जल अपघटन को हम इस तरह से लिखते हैं, CH3COO C2H5 एस्टर है। इसकी जल से क्रिया कराने पर यह एसिटिक एसिड और अल्कोहल C2H5 में बदल जाता है। यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में कराई जाती है, इसलिए इसे हम यहाँ H+ लिख देते हैं। एस्टर के अंदर हम दूसरे एस्टर का उदाहरण ले लें, जैसे कि CH3COO CH3। तो इसका भी जल अपघटन कराने से अम्लीय माध्यम में हमें एसिटिक अम्ल CH3COOH और मेथेनॉल CH3OH प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हमें देखने पर ऐसा लगता है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसका हम वेग समीकरण कुछ इस प्रकार लिखेंगे, dx/dt समानुपाती एस्टर की सांद्रता गुणा जल की सांद्रता। लेकिन इस अभिक्रिया में यहाँ जो जल है इसे आधिक्य में लिया जाता है। जल को यहाँ पर आधिक्य में लिया जाता है। इस कारण अभिक्रिया जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती और जल की घात हम लिखते हैं 0, जबकि एस्टर की घात आती है 1। तो यदि आप यहाँ घातांकों का योग करेंगे तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो हमें प्राप्त होगी 1, जबकि अभिक्रिया में जल सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और वेग समीकरण में उसे हमने लिखा, लेकिन आधिक्य में लेने की वजह से H2O की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करना बंद कर देगा। तो इस रिएक्शन में जल अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है, अतः उसकी सांद्रता नियत रहती है, अभिक्रिया का वेग उस पर निर्भर नहीं करता है। तो वेग समीकरण हमारा हो जाता है dx/dt बराबर K1 गुणा एस्टर की सांद्रता। इस अभिक्रिया के लिए ये हमारा वेग समीकरण हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को शदम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं, अतः यह एक शदम एकाणुक अभिक्रिया है। क्योंकि इसकी अणुसंख्यता तो 2 है, यहाँ पर 2 क्रियाकारक एस्टर और जल भाग ले रहे हैं, इसलिए अणुसंख्यता 2 है, वह अभिक्रिया की कोटि वो 1 है।
अभिक्रिया का वेग निर्धारित करने के लिए हम इस अभिक्रिया का वेग निर्धारित करने के लिए ज्ञात आयतन का रिएक्शन मिश्रण निकाल कर उसकी NaOH के मानक विलयन के साथ उसका अनुमापन करवाया जाता है और t बराबर 0 समय पर NaOH का प्रयुक्त आयतन हम V0 ले लेते हैं तथा t बराबर t समय पर NaOH का प्रयुक्त आयतन Vt लेकर तथा अनंत समय पर अनंत इसको ले लेते हैं। तो इससे हमारे पास वेग समीकरण जो है वह कुछ इस प्रकार आ जाता है, जिसे हम लिखते हैं K1 बराबर 2.303 भाग T गुणा log V इन्फाइनाइट भाग V इन्फाइनाइट माइनस Vt। वेग समीकरण को यहाँ कुछ इस प्रकार इस अभिक्रिया के लिए लिखा जाता है। आगे हम देखेंगे अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियां, जो हम पढ़ेंगे इससे अगले वीडियो में। थैंक यू।